नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करें तो यूपी पुलिस होम गार्ड की जो एग्ज़ाम होने वाला है 25, 26, 27 अप्रैल को, उसमें हम बात करते हैं एग्ज़ामपुर का जो मॉडल पेपर दिया गया है उसको हम लोग पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फटाफट खाली क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर लगाते हुए हम लोग चलेंगे क्योंकि समय हम लोग के पास कम बचा है। इसकी बात करते हैं तो हम लोग को आँखों के सामने से जितना ज़्यादा प्रश्न हो सके आँखों के सामने से गुजारिए, ताकि वह एक बार देखने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाए तो आप उसे आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आप ये इसका मॉडल पेपर का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि बी मिस्टेक कह रहा है कि एक उपक्षेत्रीय समूह है, इसका मुख्यालय कहाँ है। बी मिस्टेक का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू है, नई दिल्ली, कोलंबो या फिर ढाका है। तो आप कहेंगे बी मिस्टेक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ढाका हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, दूसरा प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है, हिंदी में, संस्कृत में, बांग्ला में या फिर उर्दू में। तो आपसे पूछा गया है वंदे मातरम, तो वंदे मातरम जो है आपका यह संस्कृत में लिखा गया है। अगर वहीं बात करते हैं राष्ट्रगान की बात करते हैं तो वह बांग्ला में लिखा गया है, ठीक है। राष्ट्रगान आपका बांग्ला में लिखा गया है, लेकिन आपके इस आंसर की में जो है अगर आप देखेंगे तो उसमें सी बताया गया है, सी नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ आपका संस्कृत हो जाएगा। वंदे मातरम जो है संस्कृत में लिखा गया है। आगे बात करते हैं, देखिए तीसरा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे आपका कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हॉकी हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यह बताइए। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे सत्य की विजय होती है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य क्या है। उड़ीसा का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा, पुलिकली, राउत नाचा या फिर डोलो कुनीता है या फिर घुमूरा है। तो आप कहेंगे जो इसमें से दिया गया है उड़ीसा का, तो आप कहेंगे घुमूरा हो जाएगा, यह घूमर नहीं है, घुमूरा है, तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, यकृत होता है, लीवर जिसे कहते हैं। अगला है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त लाल किसके कारण होता है, तो आप कहेंगे रक्त का लाल होने का कारण हीमोग्लोबिन होता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, सभी को पता हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है, देखिए 9 नंबर का है, इसमें बात करते हैं पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जो पौधे हैं भोजन बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे पौधों को भोजन बनाने वाली प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो आप कहेंगे ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में मापी, ठीक है, डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न है, कह रहा मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का जो है स्राव किस ग्रंथि से होता है। जो इंसुलिन है वह किस ग्रंथि से बहता है, तो आप कहेंगे अग्नाशय से प्रवाह होता है, इसका स्राव होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब आगे पूछा गया, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, आप कहेंगे दांत का इनेमल हो जाता है, यह सबसे कठोर पदार्थ होता है। किस प्रक्रिया में तरल जो है गैस में बदल जाती है। किस प्रक्रिया में तरल गैस में बदल जाती है, तो आप कहेंगे उसे कहा जाता है वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापता है। विद्युत धारा किस में मापा जाता है, तो आप कहेंगे एमीटर में मापा जाता है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। कह रहा कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायता करता है। रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है, तो आप कहेंगे विटामिन के सहायता करता है, ऑप्शन डी वाला यहाँ सही होगा आपका। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो आप कहेंगे वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो गोदावरी नदी के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है।
चलिए 16 के बाद देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर जो है दहेज के तौर में उपहार दे दिया गया था। ठीक है, दहेज में कौन सा उपहार दिया गया था, भारत का शहर था, भारतीय शहर था, तो आप कहेंगे मुंबई के जो है यह दहेज में दे दिया गया था। पुर्तगाल के राजा इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय को यह उपहार में दे दिया गया था मुंबई को। आगे बात करते हैं, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आप कहेंगे 1920 में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था और असहयोग आंदोलन 1922 में वापस ले लिया गया था। किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, आप इसे कमेंट करके बताइएगा। आगे हम बात कर लेते हैं, कह रहा है कि जिस इतावली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण दिया है वह कौन व्यक्ति है। प्रश्न में है कि जिस इतावली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण दिया था वह कौन व्यक्ति था, तो आप कहेंगे वह व्यक्ति था निकोलो कांटी था, निकोलो डी कांटी था उसका पूरा नाम। अच्छा, इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया था, निकोलो डी कांटी नाम था। चलिए आगे हम बात करते हैं, कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था। जो स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुआ था किस घटना के बाद शुरू हुआ था, तो आप कहेंगे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी यह बंगाल विभाजन के बाद। ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी और इरविन का समझौता जो हुआ था वह 1931 में हुआ है, इसे कहा जाता है दिल्ली समझौता। ठीक है, दिल्ली दरबार कहते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, 22 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एक हड़प्पा का नहीं है। कौन सा शहर इनमें से हड़प्पा का नहीं है। चन्हुदड़ो तो है, कोटदीजी भी है, देसलपुर भी है, लेकिन सोहगौरा की बात करते हैं यह हड़प्पा का नहीं है, यह यूपी का शहर है। ठीक है, यह आपका नहीं हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है, कह रहा है कि भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था। लागू का पूछा गया, बना नहीं कह रहा है। संविधान किस वर्ष लागू किया गया था, तो आप कहेंगे 1950 में लागू हुआ था, 1949 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था, 1950 में हुआ था। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। 25 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या की बात करेगा तो कुल मौलिक अधिकार कितने हैं, तो आप कहेंगे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। चलिए 25 के बाद देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया था। कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें 6 वर्ष से और 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, वह उनका मौलिक अधिकार होगा। कौन से संशोधन हुआ था, तो आप कहेंगे 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसी के तहत जो है बताया गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा और उनका मौलिक अधिकार रहेगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। भाग 3 किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे मौलिक अधिकार से संबंधित है। डीपीएसपी की बात करते हैं तो यह भाग संख्या 4 से है। मौलिक कर्तव्य भाग संख्या 4 के क से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि हाल ही में घोषित 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आप कहेंगे रेखा को दिया गया है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, रेखा जो एक्टर है, हीरोइन है। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय आय की जो गणना है वह किस संस्था द्वारा की जाती है, तो आप कहेंगे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा यह इसका गणना की जाती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, तो आप कहेंगे यह किया जाता है उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा हो जाएगा सबसे बड़ा, तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक हो जाएगा SBI। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा।
भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो आप कहेंगे 2017 में लागू हुआ था। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की अब हम बात करते हैं। 32 प्रश्न हो गए हमारे। 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चलिए 33 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम की बात करते हैं तो कहाँ का है? तो आप कहेंगे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। चलिए अगला प्रश्न है कि वेदों की संख्या कुल कितनी है? कुल कितने वेद हैं? तो आप कहेंगे कुल वेदों की संख्या 4 है, जिसमें से ऋग्वेद सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। खजुराहो का मंदिर किस शैली का उदाहरण है? खजुराहो का जो मंदिर है वह किस शैली का उदाहरण है? तो आप कहेंगे यह हो जाएगा आपके वेसर संधि नागर शैली का है। खजुराहो का जो मंदिर है वह नागर शैली का एक उदाहरण है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा कृषि उत्पाद से हो जाएगा। ठीक है, HYV इस प्रकार का इसमें बीज का उपयोग किया गया था। ठीक है, हरित क्रांति का। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? खरीफ फसल कब बोया जाता है? तो आप कहेंगे खरीफ फसल जो है जून और जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। 38 नंबर का प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? मिर्जापुर, प्रयागराज, दोनों में से बताइए कौन सा हो जाएगा। अगर मिर्जापुर नहीं दिया रहता तब हमारा आंसर प्रयागराज होता है, लेकिन हमारा मिर्जापुर दिया गया है तो मिर्जापुर आप कहेंगे यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मिर्जापुर नहीं रहता तब प्रयाग को लगाया जाता है, लेकिन मिर्जापुर दिया है तो आप कहेंगे मिर्जापुर सही होगा। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? तो आप कहेंगे सुंदरवन के डेल्टा में, पश्चिम बंगाल। आगे प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो आप कहेंगे इधर से मानसून जाता है और यहाँ चेरापूंजी मासिनराम में वर्षा होती है। तो आप कहेंगे यह कौन सा दिशा हो जाएगी? तो आप कहेंगे यह पश्चिम हो जाएगा, यह दक्षिण हो जाएगा। बीच वाली दिशा क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर इसका PDF आप चाहते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे कुचिकल जलप्रपात है। किस राज्य में है यह आप बताइएगा, किस राज्य में है आप इसको कमेंट में बताइए। 42 नंबर का प्रश्न है, मानसून पवनें भारत के किस राज्य से आती हैं? मानसूनी जो पवन है भारत के किस राज्य से होकर बहती हैं? तो आप कहेंगे यह बहती हैं दक्षिणी पश्चिमी से होती हैं। तो इधर देखिए गुजरात, एक मिनट, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से इधर से मानसून आता है। तो वह पूछा है कि मानसूनी पवनें भारत के किस दिशा से आती हैं। अच्छा, इस दिशा से आती हैं तो कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाएगा। देखते हैं किस में दिया है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, आपके ऑप्शन किस में है? तो आप कहेंगे सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? तो आप कहेंगे यह असम राज्य में होता है। ऑप्शन पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे राजस्थान सबसे बड़ा है। राज्य राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य आप कहेंगे राजस्थान। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ है? तो आप कहेंगे यह आपके मुरादाबाद शहर में है। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो आप कहेंगे लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कहाँ रहती है? तो आप कहेंगे प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सभी को पता हो जाएगा, बारहसिंघा है। तब कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं या लखीमपुर खीरी में है? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध है लोक नाट्य परंपरा जो है नौटंकी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? नौटंकी किस क्षेत्र में मनाई जाती है? ऑप्शन में दिया गया है बुंदेलखंड, ब्रज क्षेत्र, तराई क्षेत्र या फिर पूर्वांचल। तो नौटंकी की बात करते हैं तो नौटंकी आपके किस क्षेत्र में मनाई जाती है? तो यह आपके मनाया जाता है ब्रज के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के ब्रज के क्षेत्र में नौटंकी मनाई जाती है। आगे बात करते हैं, बिरहा। बिरहा किस क्षेत्र का लोक गायन है? तो बिरहा की बात करते हैं, बिरह से याद करेंगे तो कहाँ से? यह पूर्वांचल के क्षेत्रों में बिरहा गायन होता है, बिरहा गाया जाता है। कहाँ? पूर्वांचल के क्षेत्रों में। 50 तक के हमने प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। आगे बात करते हैं, 51 नंबर का प्रश्न है। देखिए, उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई चिकनकारी किस नगर से संबंधित है? चिकनकारी की बात करते हैं तो यह लखनऊ से संबंधित है। ठीक है। आल्हा लोक कथा किस क्षेत्र से संबंधित है? आल्हा जो है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? आल्हा की बात करते हैं, आल्हा उदल की कहानी बुंदेलखंड के क्षेत्रों से बताई जाती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर की प्रश्न की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्ति या फिर जय होटी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जिसे जीजक भुक्ति या फिर जय होटी के नाम से जाना जाता है? तो यह क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा? बुंदेलखंड को कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, कुंभ मेला आयोजित किस नदी के संगम पर होता है? कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आप कहेंगे प्रयागराज में। प्रयागराज में कौन कौन नदी आके मिलती है? आप कहेंगे गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है। अगला प्रश्न है, देव दीपावली का प्रमुख आयोजन कहाँ होता है? देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है? तो आप कहेंगे यह बनारस में मनाया जाता है, वाराणसी जिसको कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, लठमार होली किस क्षेत्र की प्रसिद्ध होली है? लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो आप कहेंगे लठमार होली जो है आपके मथुरा बरसाना में मनाई जाती है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, 57 के बाद 58 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि श्रावस्ती महोत्सव का संबंध किससे है? श्रावस्ती का संबंध किससे हो जाएगा? श्रावस्ती महोत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित है। कह रहा है कि नागनथैया पर्व किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? नागनथैया जो पर्व है एक, यह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे यह जुड़ा हुआ है वाराणसी से है, नागनथैया। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, 60 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया का उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे यह उद्देश्य था ग्रामीण प्रतिभा की खोज करना, खेलो इंडिया। चलिए आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? उत्तर प्रदेश के पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी जो होते हैं डीजीपी जिसे कहा जाता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना किसका दायित्व होता है? कानून व्यवस्था बनाए रखना यह किसका दायित्व है? तो आप कहेंगे यह कार्यपालिका का दायित्व होता है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, यूपी 112 किससे संबंधित है? यूपी 112 जो है यूपी पुलिस से संबंधित है, जो आपातकाल इमरजेंसी में बुलाया जाता है, यूपी 112 नंबर। अगला कह रहा है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का उद्देश्य क्या था? एंटी रोमियो स्क्वाड का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था महिला की सुरक्षा करना। ऑप्शन बी वाला यहाँ सही हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए प्रमुख एजेंसी कौन है? आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए प्रमुख एजेंसी कौन सी हो जाएगी? तो आप कहेंगे एटीएस हो जाएगा, एटीएस है। साइबर अपराध की शिकायत के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है? साइबर अपराध के लिए कौन सा पोर्टल है? तो आप कहेंगे cybercrime.gov.in हो जाएगा, इंडिया GOV नहीं, यूपी 112 नहीं, NCRB नहीं होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, आपदा प्रबंधन राज्य का स्तरीय प्रमुख निकाय कौन होता है?
आपदा प्रबंधन राज्य का स्तरीय निकाय क्या हो जाएगा? स्तरीय निकाय की बात करते हैं, SDMA होता है। कौन सा हो जाएगा? SDMA होता है। चलिए आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जेल प्रशासन किस विभाग के अंतर्गत आता है? उत्तर प्रदेश में जेल विभाग किस प्रशासन के अंतर्गत आता है? जेल प्रशासन जो है किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे यह आता है आपके गृह विभाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा। चलिए 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि भारत में मेक इन इंडिया का अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुआ? मेक इन इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आप कहेंगे मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुई थी यह आपका हुआ था 2014 में। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था यह डिजिटल सेवाओं की पहुंच है, डिजिटल सेवाओं तक की पहुंच है, यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का योजना का उद्देश्य क्या है? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे प्रवासी श्रमिकों को लाभ देना। क्या हो जाएगा? प्रवासी श्रमिकों को लाभ देना। कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे यह स्वच्छता से संबंधित है। किसे है? स्वच्छता से संबंधित है स्वच्छ भारत मिशन। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की बात करते हैं तो यह गैस कनेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। भारतीय नौसेना में युद्धपोत उत्पाद एवं अधिग्रहण नियंत्रक का कार्यभार हाल ही में किस अधिकारी ने ग्रहण किया है? ठीक है, कौन अधिकारी है? तो आप कहेंगे यह संभाले हैं वाइस एडमिरल संजय साधु द्वारा संभाला गया है। आगे की बात करते हैं 75 के बाद 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है G20 समूह में कुल कितने 10 सदस्य हैं? G20 में कुल कितने देश हैं? तो आप कहेंगे G20 सदस्य में इसमें टोटल आपके 21 देश हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ है यह बताना है। WHO का मुख्यालय की बात करते हैं, यह जेनेवा में है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। अगर बात करते हैं 78 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? WSAC 2025 की बात करते हैं, इसमें भारत की जो रैंक थी यह आपकी थी 8वीं रैंक थी। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप कहेंगे कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं, यह वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, कह रहा कि भारत रत्न किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है? भारत रत्न किस क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च सम्मान है? तो आप कहेंगे यह हो जाएगा आपका नागरिक सम्मान। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे भारत रत्न हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है अर्जुन पुरस्कार, एक मिनट थोड़ा सा छोटा करते हैं, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार किससे है? तो आप कहेंगे यह खेल से संबंधित है, अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे APJ अब्दुल कलाम है। चलिए आगे की बात करते हैं, 86 नंबर का प्रश्न है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक की बात करते हैं तो यह बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है पुस्तक। कौन सा है? गीता रहस्य। चलिए आगे की बात करते हैं, 87 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या है? सबको पता है, तो आप कहेंगे पेरिस हो जाएगा। रोम इटली की राजधानी है, ठीक है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, ठीक है। मैड्रिड किसकी है? कमेंट करके बताइए आप। 87 हो गया। 88 नंबर का प्रश्न है, इसकी देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना खोज किसके द्वारा की गई थी? डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था? तो आप कहेंगे यह खोज करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे वाटसन और क्रिक द्वारा यह खोजा गया था डीएनए की संरचना। एक्सरे की खोजकर्ता कौन है? एक्सरे की खोजकर्ता कौन है? तो आप कहेंगे रोएंटजन है। कौन है? रोएंटजन है। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की बात करते हैं 91 नंबर का, भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? भारत एक खोज है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो आप कहेंगे इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक या लेखिका कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लेखिका की अगर हम बात करते हैं, यह अरुंधति राय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कह रहा फेसबुक किस प्रकार का माध्यम है? फेसबुक किस प्रकार का माध्यम है? तो आप कहेंगे फेसबुक एक सोशल मीडिया है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या होता है? आयुष्मान कार्ड बनता है तो आप कहेंगे स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसमें आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख तक का आपका मुफ्त इलाज किया जाता है। ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया गया है। तो एक स्वास्थ्य बीमा है, ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होता है। इसके तहत आयुष्मान कार्ड के तहत आप 5 लाख का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। अगला प्रश्न है 26 कह रहा है कि 95 नंबर का, फरवरी 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का रेपो रेट दर कितनी रखी गई थी? रेपो रेट दर कितनी रखी गई थी? तो आप कहेंगे फरवरी 2026 में 5.25 रखी गई है। कह रहा है नेपाल भारत के किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल भारत के किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपके सामने असम दिया गया है, तो आप कहेंगे असम से नेपाल की सीमा नहीं लगती है, उत्तराखंड से लगती है, सिक्किम से भी लगती है, बिहार से भी लगती है, यूपी से भी लगती है। और कौन कौन से बच गए? उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम, एक वेस्ट बंगाल। ठीक है, टोटल 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ किसको दिया जाता है? तो आप कहेंगे या वृद्ध नागरिकों को दिया जाता है। ठीक है, वृद्ध नागरिकों का नाम से ही लग रहा है वृद्धावस्था पेंशन। कह रहा है कि महिला सशक्तिकरण मुख्यालय कहाँ है? महिला सशक्तिकरण का, अच्छा, महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है यह बताना है। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आप कहेंगे इसका उद्देश्य है समान अधिकार दिलाना। रोजगार की गारंटी नहीं होता है, कर वृद्धि नहीं होता है, जनसंख्या नियंत्रण करना नहीं होता है। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य होता है समान अधिकार दिलाना महिलाओं को। कह रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 की किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? सबसे खुशहाल देश कौन सा हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा 2026 के अनुसार। इसमें पूछा गया है उत्तर प्रदेश के पश्चिम, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? बिहार। बिहार तो पूर्व में होता है। मध्य प्रदेश नीचे की साइड में हो जाएगा। उत्तराखंड ऊपर की साइड बचेगा कौन? राजस्थान। पश्चिम दिशा की ओर कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे राजस्थान हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग जो है 100 प्रश्नों को पूरा सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आप ये इस टेस्ट का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या अपने टेलीग्राम में जाइए, वहां सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा, आप वहां से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।